हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीएमएस लेक्चर्स पे। तो आज मैं आपको प्रमेय निदान के बारे में बताऊंगी। जैसे कि इसके पहले हम हमारे 3 चैप्टर्स ज्वर, रक्तपित्त और गुल्म के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज टर्न है निदान स्थान के चौथे अध्याय प्रमेय निदान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमेय निदान। तो देखिए, प्रमेय में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? दूष्य होते हैं। सर्वाधिक दूष्य होते हैं प्रमेय में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रमेय में क्या होते हैं? सर्वाधिक दूष्य होते हैं। फिर इसके बाद देखिए, प्रमेय के भेद के बारे में बताया गया है कि त्रिदोष के कोप से 20 प्रकार के जो है प्रमेय रोग होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रमेय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रमेय 20 प्रकार के होते हैं। 20 प्रकार का प्रमेय का वर्णन जो है आचार्य चरक ने किया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बताया गया है निदान, दोष, दूष्य, विमर्श। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जो निदान, दोष और दूष्य होते हैं, इन्हीं के आपस में जो है संयोग और इन्हीं के विभाग के कारण ही जो होता है हमारी रोग की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर ये श्लोक आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ई खलु निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रतिशेषा भवन्ति। ठीक है, तो ये श्लोक इसमें बस टॉपिक में इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद से नेक्स्ट पेज से हमारा जो है प्रमेय प्रकरण बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं बेसिकली प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली हम प्रमेय को आप डायबिटीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रमेय और डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेसिकली जो हम डायबिटीज़ कहते हैं ना, वो प्रमेय का ही एक टाइप है, मधुमेह, जो कि वातज प्रमेय के अंतर्गत आता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं, पर उसको हम बेसिकली रिलेट करते हैं डायबिटीज़ से, ना कि पूरे प्रमेय को। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको समझ आता जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमेय प्रकरण। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्रमेय के निदान के बारे में बताया गया है। तो प्रमेय के निदान क्या क्या हो सकते हैं? तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये तीनों निदान, दोष और दूष्य, अपनी विशेषता से कफजन्य प्रमेयों की शीघ्र उत्पत्ति करने वाले होते हैं। तो बेसिकली देखिए, 3 प्रकार, मतलब 3 दोषों, जैसे कि हमें पता है वात पित्त कफ, उन्हीं दोषों से बेसिकली क्या होता है कि सारी व्याधियों की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने वही चीज़ बताई है इन्होंने भी कि भाई कफज प्रमेय होते हैं, वातज प्रमेय होते हैं और पित्तज प्रमेय होते हैं। इस मतलब दोष के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है प्रमेय के विभाजन करे हैं। तो वही वो बता रहा है कि जो कफज प्रमेय होते हैं उनकी बेसिकली क्या वो होती। तो मतलब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो वातज और पित्तज प्रमेय होते हैं वो कफज प्रमेय के बाहर ही होते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज इज कफज प्रमेय, उसके बाद पित्तज प्रमेय एंड द फाइनल स्टेज इज वातज प्रमेय। इसीलिए वातज प्रमेय जो होते हैं वो क्योरेबल नहीं होते हैं। पित्तज प्रमेय मतलब बोलते हैं अपन उसको कष्ट साध्य होते हैं, और जो कफज प्रमेय होते हैं वो क्या होते हैं? सुख साध्य होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इसीलिए कफज प्रमेय जो है उसके बारे में बताया है। इसके बाद ये पित्तज प्रमेय के बारे में बताएंगे, और सबसे अंतिम में ये अपन वातज प्रमेय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रमेय के निदान। तो इन्होंने कफज प्रमेय के निदान बताते हुए बताया है कि जैसे नूतन, हान्यक, यवक, चीनक, नौधद, नौषध, इतकट, मुकुंद, महाव्रीहि, प्रमोदक और सुगंधक आदि का बार बार अति मात्रा में सेवन करना। देखिए, इन सब चीज़ों का सेवन करना है, लेकिन कैसा आप कर रहे हैं? अति मात्रा में कर रहे हैं। अधिक घी के साथ नूतन मटर और उड़द की दाल। देखिए, नई कोई भी चीज़ होगी तो वो गुरु होती है, ये अपन को पता है। ठीक है, और उड़द की दाल या दाल के योग्य अन्न, अरहर, चना आदि का सेवन, ग्राम्य आनूप और औदक मांसों का अधिक सेवन, शाक, तिल, पलल, पिष्टान्न, पायस, कृशरा, विलेपी और ईख का विकार, गुड़, चीनी, मिश्री, राब आदि का अधिक सेवन, क्षीर, नूतन मद्य, मंदक, दही आदि कोई भी द्रव पदार्थ, मधुर पदार्थ और नए पदार्थों का अधिक सेवन करना, शरीर की शुद्धि और व्यायाम का त्याग, अधिक निद्रा, लेटना और बैठना, और भी जो कोई ऐसे कार्य हैं जिसमें कफ, मेद और मूत्र की उत्पत्ति अधिक होती है, वे सभी प्रमेय के निदान विशेष हैं। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि मेद और मूत्र की जिससे अधिक उत्पत्ति हो, मतलब तो आप अपने मन से भी इसका निदान लिख सकते हैं। जैसे जो भी अपने हैवी अन्न होते हैं, है ना, दाल, नया अन्न, नया चावल, नया मटर, इसके अलावा उड़द की दाल जो स्वभाव से ही खाने में गुरु होती है। तो इस तरह की सबकी जो चीज़ें होती है वो प्रमेय की क्या होती हैं? बेसिकली निदान माने जाते हैं। तो इस प्रकार के सभी निदान जिससे जो है मेद और मूत्र की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमेय के निदान बोलते हैं। वैसे भी जब आप रोग निदान पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ आएगा कि जो प्रमेय का उसको बोलते हैं अपन प्रत्यात्म लक्षण, वो ही होता है बहुमूत्रता, आविल बहुमूत्रता। ये प्रमेय का जो है प्रत्यात्म लक्षण है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर जो है मूत्र के बारे में बताया है। इसके बाद आप देखिए, हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः, यानी कि इसका मतलब अर्थ क्या हुआ कि प्रमेय
में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था बिना कफज प्रमेय के वातज और पित्तज प्रमेय नहीं होते हैं। तो यहाँ ये वही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुद्रवा श्लेष्मा दोष विशेष है। तो ये कोटेशन आप याद कर लीजिएगा, बड़े काम आएगा आपके आगे, कि प्रमेय में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रमेय के दूष्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक दूष्य जो होते हैं वो प्रमेय में ही होते हैं। तो बेसिकली वो होते कितने हैं, तो 10 होते हैं, जिसमें से 6 धातुएं होती हैं प्लस ओज, वसा, लसिका और क्लेद। 6 धातु प्लस ये 4 चीज़ें। तो 6 धातु कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें से रस नहीं होती है, रस को छोड़ करके अन्य 6 धातुएं होती हैं। देखिए, मांस, मेद, क्लेद, शुक्र, रक्त, वसा, मज्जा, लसिका और ओज। ये सब क्या होते हैं, दूष्य होते हैं। बेसिकली अस्थि नहीं होती है, आई एम सॉरी, अस्थि नहीं होती। अस्थि को छोड़ के अन्य 6 धातुएं जो होती है प्रमेय के दूष्य होते हैं। प्लस ओज, वसा, लसिका और क्लेद जो होते हैं, ये 10 मिलकर के जो है प्रमेय के दूष्य होते हैं। इसके बाद देखिए दोषत्रय की प्रधानता, दोषत्रय में कफ की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ईजिली ये एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली ये संप्राप्ति यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इन तीनों निदान, दोष और दूष्य में भेदों का एकत्र सम्मेलन होने पर पहले बहुत अधिक होने से कफ शीघ्र ही कुपित हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अपन ने निदान का सेवन किया तो कफ की प्रकोपित हो गया। फिर प्रकोपित हुआ वह कफ शरीर की शिथिलता के कारण शीघ्र ही शरीर में फैल जाता है और भेद के बहुत और शिथिल होने से और मेद के अधिक समान गुण होने के कारण शरीर में फैलकर वह मेद के साथ मिलकर विकृत होने के कारण उसमें मेद को दूषित करता है। विकृत हुआ कफ मेद और मांस से अधिक बढ़ जाने से दूषित मेद के साथ मिलकर शरीर क्लेद और मांस के साथ संबंध होता है। विकृत होने के से वह कफ मेद मांस के साथ दूषित होकर मांस में शराबे का, कच्चा पिका, ये सड़े हुए मांस वाली पिटिका उत्पन्न करता है। फिर शरीर की क्लेद को दूषित कर मूत्र रूप में बदल देता है। वंक्षण प्रदेश और वस्ती प्रदेश में उत्पन्न होने वाले मूत्र व श्रोतसों में मेद और क्लेद से भरे हुए भारी मुख को प्राप्त कर रुक जाता है। इस प्रकार प्रकृति विकृति स्वरूप होने से प्रमेयों को और उनकी स्थिरता और स्थिरता या असाध्यता को उत्पन्न करता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं आपको थोड़ा इजीली समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, अपन निदान का सेवन करते हैं। ठीक है, तो निदान सेवन अपन करते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम बाद हमारी बॉडी का वेट गेन हो जाएगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी। जब कफ की वृद्धि हो गई तो हमारी बॉडी हैवी हो गई, तो क्या होगा, शिथिल। अपन शिथिलता को क्या बोलते हैं, हैवीनेस। एक तरीके से अपन कोरिलेट कर सकते हैं। शिथिल का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो ज़्यादा मूव ना कर सके, ज़्यादा स्टिफ एक तरीके से हो जाए। तो जब हमारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी तो कफ जो भरा आसानी से, कोई भी चीज़ हो, पानी हो, तो वो हार्ड सरफेस पे आसानी से फैल जाता है। तो वो चीज़ बता रहा है कि जब शरीर शिथिल हो जाता है तो कफ जो होता है वो सर्व शरीर में फैल जाता है। ठीक है, जब कफ बढ़ा तो जो मेद धातु होती है वो उसके समान गुणधर्म वाली होती है, इसीलिए कफ और मेद दुष्टि, दोनों दुष्टि होने पर जो है प्रमेय की उत्पत्ति होती है। नॉर्मली सिर्फ कफ की वृद्धि होने से और अगर मेद दुष्टि नहीं हुई है तो प्रमेय की उत्पत्ति नहीं होगी। दोष ने दूष्य को दूषित किया। तो सबसे पहले कफ ने किसको दूषित किया, मेद को दूषित किया, क्योंकि समान गुणधर्म थे। फिर उसके बाद मेद ने किसको दूषित किया, तो मांस को दूषित किया और क्लेद की उत्पत्ति करी। तो मांस में क्या हुआ, पीड़िकाएं बेसिकली प्रमेय का उपद्रव है। हम आगे पढ़ेंगे प्रमेय की 7 प्रमेय पीड़िकाओं का वर्णन आता है। क्वेश्चन 10 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है कि प्रमेय पीड़िकाओं का वर्णन करें। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रमेय पीड़िकाएं क्या होती हैं। बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक प्रमेय का एक उपद्रव होता है जिसको अपन पीड़िका कहते हैं, और वो मांस में होती हैं। बेसिकली चकत्ते या अलग अलग तरीके के उपद्रव जो कि बहुत ज़्यादा ही खुजली करने वाले स्किन इन्फेक्शन एक तरीके से आप बोल सकते हैं, वो होते हैं प्रमेय पीड़िकाएं, जो कि प्रमेय के उपद्रव के रूप में जो है उत्पन्न होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले कफ ने किसको दूषित किया, मेद ने किसको दूषित किया, तो क्लेद और मांस को। तो मांस से क्या हुआ, प्रमेय पीड़िका की उत्पत्ति हुई। और उसके अलावा जो अपना क्लेद था उससे क्या हुआ, उसने मूत्र व श्रोतस में जाकर के बस्ती प्रदेश को वो दूषित किया, और वहां से क्या हुआ, मूत्र में बहुमूत्रता, आविल बहुमूत्रता जैसे लक्षणों को उत्पन्न करती है। तो ये एक तरीके से प्रमेय की आसान संप्राप्ति है। अगर आपको ना समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं और अच्छे से आपको प्रमेय की संप्राप्ति एक्सप्लेन कर दूंगी। बट आई होप आप लोगों को समझ आया क्या हो। उसके आगे देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पर उन्होंने देखिए प्रमेय के 10 भेद का वर्णन किया। मैंने आपको बताया था, आगे भी सबसे पहले अपन यही पढ़ा था कि 10 प्रकार के जो हैं प्रमेय होते हैं। तो ये 10 प्रकार के कफज प्रमेय होते हैं। टोटल 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें 10 प्रकार के कफज प्रमेय, 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय और 4 प्रकार के जो है वातज प्रमेय होते हैं। तो ये बता रहा है कि 10 प्रकार के जो कफज प्रमेय हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, कफ और मांस मिली हुई शरीर की क्लेदता मूत्राशय में जाकर मूत्र स्वरूप को प्राप्त होकर विषमता प्राप्त कफ
कि इन 10 गुणों से युक्त होती है। कफ के ये 10 गुण होते हैं, जैसे श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छल, ये सब कफ के गुणों में बता रहा है। तो ये बता रहा है कि मतलब बेसिकली एक एक गुण से जो होता है अलग अलग जो होते हैं प्रमेयों की उत्पत्ति होती है। मतलब जैसे जब मैंने आपको ज्वर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो पित्त ज्वर होता है वो बेसिकली द्रव गुण के कारण होता है, जो पित्त में होता है। वैसे ये बता रहे हैं कि जो कफ के ये अलग अलग गुण हैं, इनसे अलग अलग गुणों के कारण जो है अलग अलग कफज प्रमेयों की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कफ मैंने आपको बताया था कफज प्रमेय साध्य होता है, पित्त प्रमेय याप्य होता है और वातज प्रमेय जो होता है वो असाध्य होता है ना। तो जो कफज प्रमेय होता है उसको समक्रियत्वाद बोला गया है, समक्रियत्वाद। पित्तज प्रमेय को विषम क्रियत्वाद और वातज प्रमेय को महात्य बोला गया, महात्य विषम क्रियत्वाद। मतलब अति में विषमता के कारण जो होता है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। अभी हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वातज प्रमेय का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि नाम भेद से जो है 10 प्रमेय। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि ये कफज प्रमेय के क्यों ट्रीटमेंट उसका आसान रहता है। उसका बेसिकली कारण ये है कि जब हम ट्रीटमेंट के लिए जो है मेडिकेशन देते हैं तो क्योंकि प्रमेय और मेद और कफ के जो होते हैं गुणधर्म समान होते हैं, इसलिए जो ट्रीटमेंट अपन मेद के लिए करते हैं वही सेम मेडिसिन अपने कफ में भी काम करती है और मेद में भी काम करती है। लेकिन जब हम पित्त प्रमेय की बात करते हैं तो जो मेडिसिन कफ के लिए है वो मेडिसिन पित्त के लिए नहीं है। मतलब वो दोनों ऑपोजिट गुण वाले दो दोष हो जाते हैं, इस कारण से उसकी चिकित्सा याप्य हो जाती है। और जब वात उसमें आ जाता है तो तीनों त्रिविध चिकित्सा होने से जो उपक्रम होता है वो असाध्य। जैसे अपन ने रक्त पित्त की चिकित्सा में जब पढ़ा था कि जो ऊर्ध्व और अधो उभय मार्ग से जो रक्तपित्त होता है वो असाध्य होता है, क्योंकि ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो तीनों दोषों पर काम कर सके और ऊर्ध्व और अधो दोनों जगहों पर काम करके जो है उसको बाहर निकाल सके। इसीलिए वातज प्रमेय को क्या बोला गया है, असाध्य बोला गया है। इसके बाद देखिए नाम भेद से 10 प्रमेय। तो इन्होंने नाम बता दिए 10 प्रमेय के। तो इसमें क्या क्या होता है, उदक में, इक्षु बालिका में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, सीता में, सिक्ता में, शनैर में और आलाल में। तो इसकी एक ट्रिक थी कि सांद प्रसाद ने सुरा पीकर शुक्रवार को शुक्ला को पीटा। तो आप शुक्रवार याद रखेंगे तो शुक्रवार से आपको जो है शुक्र में याद रहेगा। तो इसकी ट्रिक है सांद प्रसाद ने सुरा पीकर शुक्रवार को शुक्ला को पीटा। तो इसको आप डिकोड करके ये 10 नाम आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कफज प्रमेय की साधना। तो इन्होंने बताया कि भाई कफज प्रमेय क्यों साधा, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि भाई समान गुण वाले भेद में आश्रय होने से, क्योंकि समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, क्योंकि उसका आश्रय कौन है, मेद है। और मेद और कफ के गुण क्या है, समान गुण। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई से समान गुणधर्म, इसलिए इसकी चिकित्सा क्या होती है, बहुत साध्य होती है। फिर कफ की प्रधानता से, है ना, और दोष और दूषियों की समान चिकित्सा होने से 10 प्रमेय क्या होते हैं, ये साध्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने आपको समझा दिया कि भाई क्यों कफज प्रमेय जो होते हैं साध्य होते हैं। इसके बाद आप देखिए हम आगे जो है 10 कफज प्रमेय का वर्णन अपन बेसिकली अलग अलग देख लेते हैं कि किसको उसका नाम ऐसा क्यों बताया गया है कि उदक में है तो उसको उदक में क्यों बोलते हैं, इक्षु बालिका में है तो उसको इक्षु बालिका में क्यों बोलते हैं। तो अपन को ऐसे याद रहेगा। और ये आता भी है क्वेश्चन सीधे सीधे 10 नंबर में कि प्रमेय को एक्सप्लेन करिए, सीधा आ जाता है, या फिर प्रमेय के भेदों को एक्सप्लेन करिए, तो आपको करना पड़ेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए इसके श्लोक में क्या लिखा है, अक्षम बहु सितम शीतम निर्गंधम उदक उदक ओपमम शिलेष्म को शिलेष्मकोप अन्नरो मूत्र में ही प्रमेहंती। तो उदक में को बेसिकली अपन डायबिटीज इंसिपिडस से कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि कफ के प्रकोप के कारण उदक में ही मनुष्य स्वच्छ अति श्वेत शीतता गंध रहित जल की तरह मूत्र का त्याग करते हैं। तो बेसिकली ना यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका प्रत्यात्म लक्षण बेसिकली बहुमूत्रता होती है। तो यहाँ पे मूत्र से ही इन्होंने 20 प्रकार के प्रमेय को अलग अलग विभाजन किए हैं, मूत्र के ही बेसिस पर कि किस प्रमेय में किसका मूत्र कैसा आता है, उसके विभाजन पर हम बोलते हैं कि इस प्रकार का जो है प्रमेय है। जैसे सबसे पहले देखिए उदक में को उदक में क्यों बोलते हैं, तो ये बता रहे हैं कि उदक में ही जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है, वो स्वच्छ, बहुत अधिक श्वेत, शीतल और गंध रहित जल की तरह मूत्र का त्याग करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उदक में है बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए इक्षु बालिका में को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ग्लाइकोसोरिया बोलते हैं। तो इसमें देखिए श्लोक में लिखा है अत्यर्थ मधुरम, अर्थात कफ के कोप्स के कारण अधिक मधुर, शीत, कुछ चिपचिपा, गंदा और गन्ने की तरह रस का मूत्र त्याग करता है। देखिए नाम ही है उसका इक्षु बालिका, यानी इक्षु यानी गन्ना, तो गन्ने की तरीके अत्यधिक मधुर, अत्यधिक शीत, पिच्छल और गंदा जो मूत्र त्याग करता है गन्ने के जैसे, उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्षु बालिका में बोलते हैं। उसके आगे देखिए सांद्र में को अपन ने मॉडर्न में फॉस्फेटो यूरिया से कंपेयर किया है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि कफ के प्रकोप के कारण पात्र में रखा हुआ जिसका वासी मूत्र गाढ़ा हो जाता है, उस पुरुष को क्या बोलते हैं,
सांद्र में ही बोलते हैं। तो देखिए सांद्र में ही और सांद्र प्रसाद में ही में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। जो सांद्र में होता है उसमें रख देते हैं तो गाढ़ा हो जाता है, और सांद्र प्रसाद में रख करके गाढ़ा तो हो जाता है पर वो फिर भी स्वच्छ रहता है। तो यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर मूत्र गाढ़ा हो जाता है, और सांद्र प्रसाद में क्या होता है कि जो मूत्र होता है वो स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। इसके बाद देखिए शुक्ल में, तो शुक्ल में क्या बता रहे हैं कि शुक्लम पिष्ट निभम, मतलब शुक्ल में क्या होता है, इसको काइलूरिया बोलते हैं। कफ के कोप होने के कारण सदा चावल के आटे के तुल्य श्वेत मूत्र त्याग करता है। शुक्ल में कैसा करेगा, पिष्ट निभम, यानी चावल के श्वेत वर्ण के चावल के आटे के समान मूत्र त्याग करेगा। इसके बाद देखिए शुक्र में को बेसिकली यहाँ पर बोलते हैं स्पर्मेटोयूरिया। जो मनुष्य कफ के कोप के कारण शुक्र की तरह या शुक्र मिला हुआ बार बार मूत्र त्याग करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, शुक्र में। नाम से समझ आ रहा है, शुक्र में। उसके बाद शीतम है, तो अत्यंत मधुरम शीतम मूत्रम, अर्थात जो मनुष्य कफ के कोप होने के कारण अत्यंत मधुर और शीतल बार बार मूत्र का त्याग करता है उसे अपन शीत में बोलते हैं। इसके बाद सिक्ता में क्या होता है, तो जो मनुष्य कफ के कोप के कारण छोटे छोटे मूर्त टुकड़ों के रूप में जो है मूत्र त्याग करता है उसको अपन सिक्ता में बोलते हैं। लास्ट आता है शनैर में, तो अपन बोलते हैं शनैर, शनैर अर्थात स्लो स्लो। शनैर का मतलब होता है स्लो। तो देखिए जो मनुष्य कफ के कोप से मंद मंद वेग रहित कठिनता से धीरे धीरे मूत्र का त्याग करता है उसे क्या बोलते हैं, शनैर में ही कहा जाता है। फिर लास्ट अपन आते हैं अलाल में। अलाल में को अपन क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनुरिया बोलते हैं। जो मनुष्य कफ के कोप के कारण तंतु की तरह बंधे हुए तार से युक्त चिपचिपा मूत्र का त्याग करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अलाल में ही बोलते हैं। तो अपन तंतु के तार को कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे जब अपन चाशनी बनाते हैं तो अपन उसमें ऐसे हाथ डाल के देखते हैं तो अपन उसमें देखते हैं कि ऐसे ऐसे दो उसमें धारियाँ खिंच रही हैं, तो उसको अपन बोलते हैं तंतु का फॉर्मेशन हो गया, मतलब चाशनी अच्छी बनी है। तो उसी प्रकार से अलाल में ही का जो मूत्र त्याग होगा वो कैसा होगा, तंतु के समान जो है चिपचिपा मूत्र का त्याग करेगा, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, अलाल में ही बोलेंगे। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के कफस प्रमेय को आचार्य चरक ने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो भी प्लीज़ मुझे बताएं। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो इन्होंने इसके आगे आचार्य चरक ने पित्तज प्रमेय के निदान का एक्सप्लेनेशन किया है। तो देखिए पित्तज प्रमेय कैसा होगा, तो जब अपने को कफज हो चुका है उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, गर्म, खट्टा, नमकीन, क्षार, कटु और अजीर्ण अवस्था में भी भोजन करने वाला और अधिक तेज धूप, अग्नि और ताप, श्रम, क्रोध का सेवन करने वाला, विषम भोजन करने वाला, उसी प्रकार शरीर वाले पित्त का जो शीघ्र उसका पित्त को पित्त जाएगा। भाई अगर आपको कफ ऑलरेडी कुपित है और अगर आप इस तरीके का चीज़ें खाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि आपका जो है पित्त भी कुपित हो जाएगा। तो जब पित्त कुपित जाएगा तो क्या होगा, देखिए संप्राप्ति की इन्होंने बात करी आगे कि वह कुपित हुआ पित्त क्रम से कुपित कफ प्रमेय उत्पन्न करता है, उसी प्रकार क्रम से दूषियों का दूषित करता है, और ये 6 प्रकार के प्रमेय को जो है शीघ्र उत्पन्न कर देता है। तो पित्त 6 प्रमेय कौन कौन से होते हैं, क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में और हरिद्रा में। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बेसिकली ये बहुत ईजी है। देखिए क्षार में, काल में, फिर 3 तो कलर है, काल में, नील में और लोहित में। 2 अपने ड्रग के नाम है, मंजिष्ठा में, हरिद्रा में। तो आपको केवल 4 में बेसिकली याद रखना है, बाकी 6 तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि भाई काल, नील और लोहित, फिर मंजिष्ठा, हरिद्रा और एक है ये क्षार में। ठीक है, तो अगर किसी को यहाँ पे मंजिष्ठा का बोटानिकल नेम पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों ने डीजी अच्छे से पढ़ी है। चलिए आगे चलते हैं हम वीडियो में। तो देखिए ये सभी पित्तज प्रमेय यहाँ पे होते हैं क्योंकि कफ और पित्त संकृष्ट दोषों का आश्रय मेद होता है, और एक ही चिकित्सा दूसरे के विपरीत। मैंने आपको बताया था कि क्योंकि विरुद्ध चिकित्सा होती है इसलिए कैसे होते हैं, विषम क्रियत्वाद टर्मिनोलॉजी आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में बताई है, मैंने आपको वो पहले ही बता दी थी। ठीक है, इसका आप विमर्श थोड़ा पढ़ के देख सकते हैं, बहुत अच्छा विमर्श यहाँ पे आचार्य चरक ने बताया है कि देखिए पित्तज प्रमेय यहाँ पे होता है क्योंकि कफ और पित्त संयोग से, या कफ और पित्त के संयोग से होता है। पहली बात, कफ का स्थान आमाशय और कफ मिश्रित पित्त का भी स्थान आमाशय, और मेद का स्थान वपावह स्रोतस है जो आमाशय के समीप भाग में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार दोष एवं दूष पास पास ही रहने से सदा दूषित होता रहता है। मतलब दोष और दूषित का स्थान बहुत नियर है, तो दोष से दूषित हुआ तो उसने बगल के दूषित को दूषित कर दिया। ठीक, और विरोधोपक्रम होने पर भी याप्य है, अर्थात पित्त दोष से मेद का स्थान आक्रांत हुआ रहता है। ऐसी दशा में यदि पित्त की शांति के लिए मधुर शीतादि रसों का प्रयोग करेंगे तो उससे मेद बढ़ जाएगा, और जो कटु उष्ण आदि मेद के लिए पथ्य है वह पित्त के लिए अपथ्य है। मतलब वही बात है कि भाई चिकित्सा जो है वो विपरीत है, इसलिए हम अपन यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आप देखिए अपन ने यहाँ पे जो है आगे पित्तज प्रमेय का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्षार में क्या होता है, तो गंध वर्ण रस स्पर्शैर यथा क्षारस्थ तथा विदम। क्षार में
पित्त के कोप के कारण क्षार में ही मनुष्य गंध, रस, रंग, रूप और स्पर्श में जैसा क्षार होता है वैसा मूत्र त्याग करता है। क्षार में का अपन नाम से समझ आ रहा है कि भाई किस प्रकार से उसका गंध, वर्ण, रस और स्पर्श शहर क्षारस तत्विदम, यानी कि जो क्षार के समान जो है मूत्र त्याग करेगा तो उसको अपन बोलेंगे क्षार में। फिर उसके बाद आगे देखिए, काल में है, नील में है, रक्त में है और मंजिष्ठा में है। तो आप एक एक लाइन आगे की याद रख सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत आपके काम आएगी कि मसी वर्ण मजस्त्रम यो मूत्रम उष्णम प्रमेहति, अर्थात जो पित्त के कोप के कारण निरंतर स्याही के समान काला और उष्ण मूत्र का त्याग करता है उसे काल में ही जानना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, नील में ही तो कैसा होगा, तो जो नीलकंठ यानी चाश पक्षी के समान जो है अम्ल वर्ण का मूत्र त्याग करता है उसे नील में ही कहते हैं। फिर रक्त में ही क्या है, तो जो मनुष्य पित्त प्रकोप के कारण विस्त्र यानी आमगंधी, नमकीन, गर्म और रक्त मूत्र का त्याग करता है उसे रक्त में ही जानना चाहिए। मंजिष्ठा में ही क्या होता है, तो देखिए जो मंजिष्ठा के क्वाथ के समान जो है रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करता है उसे अपन मंजिष्ठा में कहते हैं। हरिद्रा में किसे कहते हैं, तो जो हल्दी के जल के समान पीला और कटु रस युक्त मूत्र का त्याग करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, हरिद्रा में बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य चरक ने जो है पित्तज प्रमेयों का वर्णन किया है। अब इसके आगे इस चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी संप्राप्ति या कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, मेरा कंटेंट आपको थोड़ा भी काम में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं और वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकूं। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।